हेलो गाइस। अब सबसे पहले प्रॉब्लम आपके सामने ये खड़ी है कि एग्जाम तो दे चुके हम, लेकिन अब दिमाग में लगातार ये घूम रहा है कि भैया कट ऑफ क्या होगा, कितने कट ऑफ पे कहां पे क्या मिलेगा, आखिर हम जेईई एडवांस में अपियर हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, रजिस्ट्रेशन हम करा भी पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। और उसके अलावा अगर हमारे मार्क्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हम जेईई एडवांस में कर पाए, तो क्या हम अगर जेईई एडवांस में सिलेक्ट हो के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें एनआईटीज भी मिल जाएंगे या हमें अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आती है, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, या इसके अलावा धीरू भाई अंबानी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, IIIT हैदराबाद है, ये सब भी क्या हमें मिल सकते हैं। तमाम दिमाग में खुरापाते हैं, तमाम दिमाग में क्वेश्चन दिन रात बैठे पड़े हैं, और इन सब सवालों का जवाब लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और आगे की स्ट्रेटेजी आप डिसाइड कर पाए कि आगे क्या हो सकता है। देखिएगा, इस चीज को समझते हैं हम सबसे पहले कि कट ऑफ क्या होगा और कट ऑफ एक्सपेक्टेड होता क्या है। लेकिन चलिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि अभी कट ऑफ क्या होगा, हम पहले ये समझते हैं कि पिछले 4-5 सालों में कट ऑफ की पोजीशन क्या रही है और कट ऑफ आगे किस तरीके से कितना हो सकता है। लेट्स सी। देखिए, जैसे एक डेटा मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूं कि अगर हम देखें कि 2015 के अंदर जेईई मेन में जनरल का ये सब के सब ये मार्क्स के हिसाब से दिया हुआ है, 2018 तक मार्क्स के हिसाब से है, और 2019 से फिर परसेंटाइल इन्वॉल्व हो गया था, उसको मैं आपको उस तरह से समझाऊंगा। यहां पे देखते हैं 2015 में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 105 था कट ऑफ लेवल। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? बेसिकली कट ऑफ का मतलब है यहां पर एलिजिबिलिटी फॉर द जेईई एडवांस रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी फॉर द जेईई एडवांस पेपर। अब आप समझिए जरा, यहां पर कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए एनआईटीज में जाने के लिए, वो रैंक बाद में बनेगी, वो आपको समझना पड़ेगा, और इसी चीज को मैं समझाने के लिए आपके पास हूं। यहां पर जनरल में अगर मैं देखूं तो जनरल में 105 मार्क्स पर आपको पहले मिल गया था, ओबीसी के लोगों को 70 मार्क्स पर, एससी के लोगों को 50 मार्क्स पर और एसटी के लोगों को 45 मार्क्स पर। आप देखिए लगातार 2016 में जनरल 100, ओबीसी 70, एससी 52, एसटी 48। 2017 में जनवरी जनरल आपका 81 हो गया, ओबीसी 70 हो गया, एससी 52 और एसटी 27 पर रह गया जनरल। अगर आप देखें यहां पर 2018 में 85, 50, 35, 30, जरा इन चारों चीजों को देखें तो हमें लग रहा है कि सबसे कम कट ऑफ गया है 2017 में। 2017 का पेपर वाकई बहुत तारीफ के काबिल आया था, काबिल तारीफ था। और इसके अलावा अगर आप यहां पर भी देखें तो यहां पे मार्क्स काफी ज्यादा थे। उस समय क्या होता था कि बच्चों को जो एलिजिबिलिटी दी जाती थी एडवांस के लिए, वो बच्चे कम हुआ करते थे। स्टूडेंट्स का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो लगातार कम, उस वक्त शुरुआत में एडवांस के लिए लोगों को कम किया गया। पहले 1 लाख लोगों को किया गया, फिर 1.5 लाख लोगों को किया गया, और लगातार ऐसे नंबर्स को बढ़ाते चले गए। आज की डेट में तो 2.25 लाख और 2.5 लाख की भी एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं कि यहां तक के बच्चे, तकरीबन इतने बच्चे 9.34 जो कि स्टूडेंट्स बैठे थे आपके जेईई मेंस के लिए, जो पीसीएम कैटेगरी के थे, और इसके अलावा 1.38 लाख स्टूडेंट्स वो थे जो आर्किटेक्चर में थे। इस तरीके से आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखो तो मोर देन 10 लाख ही बन जाता है। यहां पर हम समझते हैं कि अगर यहां 105 था, 70 था, 100 था, और 2017 में, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज आपकी फिक्स नहीं है। फिक्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पेपर क्या लेवल क्या आया था, पेपर की क्वालिटी क्या आई थी, पेपर में लोग कितना कर पाए, किस तरीके से वेरिएशंस डेवलप हुए, उन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, यहां पर हम इन चीजों को समझते हैं 2018 के बाद, जब हमने देखा कि 2019 में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 2019 में एक नई चीज इंवॉल्व हो गई, परसेंटाइल। अब सवाल उठता है कि ये परसेंटाइल जो फैक्टर आया, ये कहां से आया। बेसिकली ये हम लोगों के पास जो फॉरेन के एग्जाम हुआ करते थे, जैसे जीआरई है, आपका कैट है, कैट में भी इन्वॉल्व हो गई ये सारी चीजें। पहले सब के सब मैट और सब में, जीआरई इन सब में इस्तेमाल होता था ये परसेंटाइल का टर्म, लेकिन धीरे धीरे करके ये हमारे जेईई मेंस एनटीए ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एनटीए ने 2019 में पहला एग्जाम कराया और उन्होंने इसको परसेंटाइल के जरिए से समझाने की कोशिश करी। 2019 में जिस परसेंटाइल की बात हम कर रहे हैं, 2019 में देखिए आप, जनरल कैटेगरी के लोगों को परसेंटाइल अगर 89.75 है तो उसको एलिजिबिलिटी मिल जाती थी एडवांस का पेपर देने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, एक नई कैटेगरी इन्वॉल्व हुई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, और उसके लिए 78.21 अगर परसेंटाइल भी है तब भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जा रही है। ओबीसी के लिए 74.31, एससी के लिए 54.01, एसटी के लिए 44.33। ये सब चीजें, ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब आप इस बार के पेपर को पूरा स्टडी करें
और पूरा पेपर की स्टडी में आपको शिफ्ट वाइज कराऊंगा अभी कि कौन सी शिफ्ट में किस तरह का पेपर आया, डिफिकल्टी लेवल उसमें किस तरह का रहा और किस तरह की चीजों से आपने फेस किया और आगे क्या उम्मीद है कि कितना हो सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो 2020 का जो हम लोगों का एक अटेम्प्ट है और जनवरी अटेम्प्ट, और इसके बारे में अगर हम प्लानिंग करें तो हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है, यहां पर हमने परसेंटाइल के टर्म में दिया हुआ है और यहां हमने उसको मार्क्स के टर्म में दिया हुआ है। याद रखिएगा इस बार की जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 300 है। एक नई बात और आ गई 2020 में कि अब हमारे मार्क्स 300 टोटल हो गए। इससे पहले हमारे मार्क्स 360 हुआ करते थे, अब 300 मार्क्स में से हमें देखना है। और उम्मीद है कि अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 80 से 90 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं। 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, 60 टू 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ओबीसी की कैटेगरी में, एससी के लिए 35 से 45 और एसटी के लिए 30 से 40, इतने मार्क्स अगर आप ला पा रहे हैं इस 300 के अंदर तो आप निश्चित तौर पर कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे और एडवांस के पेपर की एलिजिबिलिटी आपके पास होगी। अब यहां पे एक सवाल उठा कि ये जो आप बार बार अपने परसेंटाइल का टर्म इस्तेमाल किया, आखिर इस परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? देखिए हम लोग सभी जानते हैं अच्छे से कि परसेंटेज क्या होता है। अब इस बात को समझते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटेज के बारे में अगर आप ध्यान दें तो परसेंटेज तो हम सभी जानते हैं। परसेंटेज वही होता क्या है? कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, यानी कि अगर आप किसी को भी कंपेयर करते हो 100 में, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। परसेंटाइल का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए आपके 10 लाख स्टूडेंट, मान लीजिए कि अज्यूम करिए कि टोटल 10 लाख स्टूडेंट्स आपके बैठे हैं। अब इन 10 लाख में अगर कोई कह रहा है कि मेरा परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आया, मेरा 90 परसेंटाइल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि टॉपर को परसेंटाइल के केस में आउट ऑफ टॉप, यानी कि जो भी टॉपर होता है उस टॉपर को उसका फिक्स वेरिएशन यानी रेफरेंस ले लिया जाता है कि यहां से काउंट किया जाता है। अगर आप 10 लाख की बात करें और किसी का 90 परसेंटाइल का बात आता है कि 90 परसेंटाइल किसी का स्कोर आया, तो इसका मतलब यह हुआ कि उससे केवल 10% लोग उससे आगे हैं। 10%, उन 10% लोगों में वो शामिल है, उन 10% लोगों में वो शामिल है, वो पीछे के 90% लोगों में शामिल नहीं है, वो आगे के 10% लोगों में शामिल है। यहां मामला बिल्कुल उल्टा होता है। समझने का तरीका यह होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख स्टूडेंट्स इस बार बैठे, 10 लाख में से अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 9 लाख लोग आपसे पीछे हैं और आप उन 1 लाख लोगों में हैं जो आपसे आगे हैं, उन 1 लाख लोगों में से हैं जो आपसे आगे हैं। यहां पर रेफरेंस टॉपर का लिया जाता है, यहां पे रेफरेंस किसी फिक्स नंबर का नहीं होता, इसीलिए हर साल का परसेंटाइल इस तरीके से वेरी करता है क्योंकि टॉपर का नंबर यह डिसाइड करता है कि परसेंटाइल कैसा बनेगा। जैसे सपोज करिए किसी का परसेंटाइल आया 99 परसेंटाइल अगर किसी का इस एग्जाम में आया है और 99% में अगर हमारे पास, यहां पर हम समझते हैं कि 99% भाई अगर 10 लाख का 99% आप करेंगे तो 9,90,000 आ रहा है, तो 10,000 लोग हैं, वो अब 10,000 लोग आपके आगे हैं और 10,000 और बाकी के 9,90,000 लोग आपके पीछे हैं अगर आप 99 परसेंटाइल पे पहुंचते हैं। तो एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप इस चीज से अज्यूम कर लीजिए। ऑब्वियसली आप सब समझते होंगे अगर हम यहां पर एक एक्सपेक्टेशन परसेंटेज की बेस पे करें कि कट ऑफ का हमारा परसेंटेज कितना बन सकता है, तो मार्क्स का जो कैलकुलेशन निकल के आता है, एक जनरल आइडिया, जो डिफिकल्टी लेवल हमारा जनवरी 7, जनवरी 8, जनवरी 9, तीनों दिन के 2 शिफ्टों के पेपर्स को कुल मिला के 6 पेपर्स की अगर डिफिकल्टी लेवल का एवरेज निकालें तो उसको देखते हुए हमारा जो कट ऑफ आना चाहिए वो 30% ±5% होना चाहिए। चलिए अब ऑब्वियसली यहां पर इस फिर से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। फिर हम एक बात को समझते हैं कि इन सब चीजों को करने के लिए हम जो देखा बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर से किए, लेकिन अल्टीमेटली पेपर को अगर आप ध्यान से देखें तो पेपर में जो क्वेश्चन थे उनमें से अगर मैं एक परसेंटेज के तौर पे कहूं कि कितना परसेंट इस तरीके का था, तो मैं कह सकता हूं तकरीबन 25 से 30% पूरा की पूरा एनसीईआरटी से था। अगर कोई एनसीईआरटी कर लेता है, 30% के ऊपर कर लेता है, तो ऑब्वियसली 30% के ऊपर तो कट ऑफ भी निकल रहा है। इसका मतलब सिर्फ एनसीईआरटी करने से भी आपका काम चल सकता था, आपको कोई दुनिया भर का तूफान खड़ी करने की जरूरत नहीं थी। आप जरा एक ऑब्जर्वेशन लीजिए कि जितने लोग निकलते हैं उनमें से ज्यादातर लोग 12th के होते हैं या 12th पास जस्ट अभी किया होता है इसी साल के होते हैं, या फिर 12th में नॉर्मली लोग वो होते हैं जो 12th के होते हैं या 12th कर रहे होते हैं।
वही ऐसा क्यों करते हैं, ज्यादा वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो ज्यादा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ पाते हैं, बेसिक को अच्छे से पकड़ पाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में नॉलेज के बेसिक वो पकड़ते हैं, और इसीलिए वो इस 30% के कट ऑफ तक पहुंचने में बहुत मुश्किल उनके सामने नहीं होती और वो आसानी से निकल जाते हैं। चलिए, इस चीज के अलावा हम देखते हैं अब कि भैया डिफिकल्टी लेवल की बात कहां पे किस तरीके से आती है। यहीं पर हमने एक और स्टडी करी थी कि अगर जनवरी 7 है और जनवरी 7 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पेपर्स की स्टडी की जाए और मैं इसका कंपैरिजन आउट ऑफ 10, जैसे एक हम सपोज करिए आप आउट ऑफ 5 भी कर सकते हो, आउट ऑफ 20 भी कर सकते हो। मैंने यहां पे जो डेटा कलेक्ट किया और डेटा अपने हिसाब से जो सेट किया उसमें आउट ऑफ 10 था। वो सपोज करिए मैंने आउट ऑफ 10, तो फिजिक्स में जो हमारी पूरी टीम ने वर्क किया और उस पर स्टडी किया कि किस तरह का लेवल है फिजिक्स को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पेपर था। जनवरी 7 का शिफ्ट 1 का पेपर बहुत शानदार पेपर था, 10 में से उसको 9 नंबर दिए गए, जबकि वहीं पर शिफ्ट 2 के बल्ले बल्ले शिफ्ट 2 में बल्ले बल्ले हो गई और जनवरी वाला पेपर जो फिजिक्स का था 7 जनवरी का बहुत आसान आ गया, मीडियम लेवल का आया। जबकि यहीं पर आप केमिस्ट्री को देखिए, शिफ्ट 1 में भी केमिस्ट्री नॉर्मल मीडियम ही आई थी और शिफ्ट 2 में भी केमिस्ट्री नॉर्मल मीडियम ही आई थी। यहां पर मैथ्स को देखें तो शिफ्ट 1 की जो मैथ्स थी वो थोड़ी सी केमिस्ट्री से अच्छी थी, लेकिन फिजिक्स से उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी लेंदी थी, इसलिए उसमें से थोड़ा सा टाइम का कैलकुलेशन और उसके हिसाब से चीज़ों को सेट करना, ये एक कला थी। जिस कला को लोगों ने निभाया वो आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स आपका 8 नंबर देंगे हम 10 में से, और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट 2 की बात करूँ तो शिफ्ट 2 में मैथ्स को हम 8 नंबर देंगे। तो मैथ्स तो ऑब्वियसली दोनों शिफ्ट में लगभग एक जैसा आया। अप्रोक्सीमेटली डिफिकल्टी लेवल 7.6 रहा, अप्रोक्सीमेटली डिफिकल्टी लेवल 6.6 रहा। डिफिकल्टी लेवल 7 जनवरी की स्टडी की अभी हम लोगों ने, अगर हम 8 जनवरी की स्टडी करें और उसको आउट ऑफ 10 में कवर करें तो 8 जन में जो फिजिक्स थी, फिजिक्स जो आप 7 जन की फिजिक्स को कंपेयर करें तो वहां ज्यादा टफ था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मीडियम प्लस था। इतनी अच्छी फिजिक्स कही जा सकती थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। यहां पर केमिस्ट्री में फिर वही बात, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट, मीडियम क्लास। लेकिन शिफ्ट 2 की केमिस्ट्री देखिए, वहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ मीडियम क्लास के ऊपर था, अच्छी केमिस्ट्री थी, जबकि फिजिक्स उसकी नॉर्मल मीडियम कर दी गई। यानी कि ट्रेंड क्या है, किसी एक को ऊपर उठाया, किसी दूसरे को नीचे गिराया, ओवरऑल एवरेज बना के रखने की कोशिश एनटीए वालों की। और यहां पर अगर मैं मैथ्स को देखूं तो मैथ्स यहां पर शिफ्ट 1 की आसान हो गई, लेकिन यहां जबरदस्त आपकी शिफ्ट 2 की मैथ्स बहुत जबरदस्त आई और लोगों को बिल्कुल वैसे ही मजा आया जैसे कि शिफ्ट 1 में फिजिक्स में लोगों को मजा आया। यहां पर मजा का मतलब सजा हो सकता है, क्योंकि जिनको जिसमें मुश्किल होती है वो सजा ही है, मजा किस बात का। खैर, जनवरी 9 में अगर देखा जाए तो पेपर ओवरऑल एवरेज में आया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर देखा जाए तो यहां की केमिस्ट्री भी बाकी के दिनों के कंपैरिजन में अच्छी आई, और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के दोनों के ही पेपर के मैं समझता हूं कि जो आपकी जनवरी थे 7 जन की जो केमिस्ट्री थी वो आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल रही, और उन्हीं के लिए आप समझ लीजिए कि एक तरह से आपका लॉटरी निकल आई। जिन लोगों ने 7 जन का चांस उन्हें मिल गया, ये अपने अपने लक की बात है, और जिसको जब मिला। लेकिन हाँ, जिन्होंने बेहतरीन प्रैक्टिस की थी, बहुत जबरदस्त पढ़ाई की थी, उनके लिए ये बहुत अच्छा पेपर है, क्योंकि केमिस्ट्री इसमें टफ आई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर वो लोग अच्छा कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई की थी, और जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि उनके लिए तो ये पेपर बड़ा टफ लगेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है जो अच्छे से पढ़ाई करके आए थे। खैर, ये देखा आपने। देखा जाए अगर यहां पर कि 7 जनवरी में जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रहा वो 7.6, 8 जनवरी का जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रहा वो 6.6, 9 जनवरी का जो डिफिकल्टी लेवल रहा वो 8, और ये डिफिकल्टी लेवल थे। और हमने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना रहेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका किसके लिए था? वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था आपका एडवांस के पेपर देने के लिए। अब एडवांस का पेपर देने के लिए था, एडवांस के पेपर में आई थिंक उम्मीद है इस बार तकरीबन 2.5 लाख लोग उसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे कि भाई आप एलिजिबल हैं एडवांस का पेपर देने के लिए। लास्ट टाइम की भी अगर आप बात करें तो लास्ट टाइम में भी 2.45 लाख तकरीबन सिलेक्ट हुए थे कि आप एडवांस का पेपर दे सकते हैं, लेकिन 1.75 लाख ही लोगों ने केवल एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हर कोई तो अपने आप को इस लायक समझता नहीं है। वो अपने आप, हर किसी का अपना इवोल्यूएशन चलता रहता है कि हाँ भी मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो ये एक अलग बात है कि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए,
और ये दूसरी बात है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप एडवांस निकाल लोगे। इसका मतलब अगर 2.45 में से 1.75 ने दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.95 लोगों ने, 95,000 लोगों ने तो नहीं दिया और उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया एडवांस के लिए। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि अब हम फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन दे चुके हैं, हम बेहतर होगा कि हम सेकंड अटेम्प्ट जेईई मेन में बहुत अच्छे से कर लें, इसके बजाय कि हम अपने फोकस को एडवांस की तरफ ले जाएं। तो ये वक्त है अपने खुद के इवेल्युएशन का। दुनिया में कोई नहीं करता है इतना बेहतरीन इवेल्युएशन जितना आप खुद से कर सकते हो, इसलिए अपना इवेल्युएशन करिए। समझिए इस बात को कि आपको इस वक्त किस रास्ते पे जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला व्हाट नेक्स्ट, कि आपको किस रास्ते पे चलना है। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप जेईई एडवांस की तरफ जाइए और जेईई एडवांस के लिए एक सिंगल फोकस माइंड डेवलप करिए और केवल उस पर वर्क करिए, क्योंकि मेंस, और ये रास्ता उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग सेफ स्कोर के प्लस में हैं। अगर जिन्हें लगता है कि उनका स्कोर 160 के प्लस आ रहा है तो उनके लिए रास्ता बेहतर है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करें। लेकिन वहीं पे अगर कुछ लोगों को लगता है कि 140 से तकरीबन अगर जो 160 के बीच में है, तो मेरा अपना उन्हें सजेशन है कि वो जेईई एडवांस के साथ साथ इस बार इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो अगला जेईई मेंस है उस जेईई मेंस पे बेहतर कर पाएं। क्योंकि एनआईटी तो हाथ में आ जाए, अगर आईआईटी नहीं आ पा रही है, टॉप एनआईटीज भी अगर देखी जाए तो बहुत सारी नई आईआईटीज के कंपैरिजन में टॉप एनआईटीज भी आज भी बेहतर हैं इंडिया के। अगर आप रैंकिंग सिस्टम को देखोगे तो कई जगह पर आपको एनआईटीज आगे नहीं लेंगी जो अब इस समय की नई एनआईटीज मिल गई हैं। वहीं पर अगर जो लोग सपोज करिए 125 के तकरीबन हैं, 130 के करीब हैं, तो उन लोगों को तो बेहतर करने के लिए, ताकि वो, क्योंकि इतने नीचे हैं कि एडवांस तक पहुंचना उनके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, वक्त काफी कम है, इसके लिए बेहतर होगा कि वो, मेरा अपना सजेशन है, अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कर सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस की तैयारी करें, वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस की तैयारी करें और जेईई मेंस के लिए जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दें, कमियों को पकड़ें, उन पे इंप्रूवमेंट लाएं, उन पे वर्क करें और नई चीजों को डेवलप करने की कोशिश करें, नया स्कोर खड़ा करने की कोशिश करें जेईई मेंस, ताकि वो इतना जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लें कि वो किसी टॉप की एनआईटीज में जा सकें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज करिए किसी का इतना है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योर है कि ठीक है यार, जेईई मेंस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा और जेईई एडवांस की मैं तैयारी कर लेता हूं। अब किसी के मार्क्स इतने कम है तो वो मेंस के लिए ही इतना कम है, और जबकि देखिए कट ऑफ कहां जा रहा है, कट ऑफ आपका सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स या 80 मार्क्स के करीब आपका काम हो जाएगा, 70 to 75 मार्क्स के करीब होने जाएगा। अब ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मतलब कट ऑफ से नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप कहीं कुछ पा भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कट ऑफ से तो कुछ होता नहीं है, कट ऑफ सिर्फ इसलिए होता है कि आप एलिजिबल हो गए, पर क्या आप अपने आप को समझते हैं? कट ऑफ इसलिए भी है कि अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, किसी कारणवश उसकी मार्क्स कम हो गए लेकिन उसको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि वो एडवांस कर सकता है, तो बिल्कुल जाए, वो एडवांस का रजिस्ट्रेशन करे, तैयारी करे। अब यहां पे बात आती है कि ठीक है सर, हमें कम से कम इतनी जानकारी दे दीजिए कि भाई एनआईटीज आपके कौन कौन से टॉप है। मैं आपको बताऊं कि अगर टॉप एनआईटीज की बात करें हम लोग, टॉप एनआईटीज में एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी सूरतकल, वारंगल, जयपुर और एमएनआईटी इलाहाबाद, ये टॉप के 5 एनआईटीज ऐसे हैं। वैसे तो अगर हम टॉप की कैटेगरी की बात करें तो टॉप में एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी भोपाल, राउरकेला, ये सब भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये टॉप के एनआईटीज हैं। इन टॉप के एनआईटीज में जाने के लिए आपको, अगर आप टॉप के एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस में जाना चाहते हैं ना, तो तकरीबन आपका 180 प्लस का स्कोर होना चाहिए। और अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांचेस में, कोई भी नॉर्मल ब्रांचेस में जा सकते हैं और किसी भी ब्रांच में जाके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपको कॉलेज अच्छा चाहिए तो तकरीबन आपका 150 प्लस का स्कोर होना चाहिए। इसमें आपको कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांचेस मिलेंगी लेकिन कॉलेजेस आपको अच्छे मिल जाएंगे। और 180 प्लस के स्कोर का मतलब क्या होता है, तकरीबन होता है ये 99.8 परसेंटाइल के करीब, कि जब आप 99.8 परसेंटाइल पे, ऑब्वियसली जो इतने बड़े पर होगा वो तो बहुत जबरदस्त है, वो सीधे सीधे एडवांस की तैयारी करेगा। और मुझे लगता है, इतनी उम्मीद है कि जो इस लेवल पर पहुंचेगा वो एडवांस भी बहुत शानदार तरीके से निकालेगा।
तो ऑब्वियसली आप अगर इस स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं, टॉप के एनआईटीज चाहते हैं, टॉप की ब्रांचेस चाहते हैं, तो एटलीस्ट इतना हो आपका टॉप के एनआईटीज हो, लेकिन आप ब्रांचेस में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो कम से कम 150 प्लस 98.5 परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए आपका। वहीं पर अगर आप सेकंड कैटेगरी के एनआईटीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सेकंड क्लास कैटेगरी मतलब बी क्लास एनआईटीज, तो ए क्लास एनआईटीज अभी आपने देखे, बी क्लास एनआईटीज की बात आप करें, एनआईटी जालंधर, एनआईटी श्रीनगर, सिलचर, गोवा, हमीरपुर, इन सब में आप अपने आप को ऑब्टेन करने के लिए अगर आप 135 मार्क्स तक भी पहुंचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप 135 मार्क्स में भी इन सबको सब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी ब्रांचेस भी आपको इतने में मिल जाएंगी। अब सपोज करिए आपने कहा कि सर हमारे तो इतने मार्क्स नहीं है, 125 की उम्मीद है हमें, अगर 125 आपके आते हैं तो आप कम से कम इन कॉलेजेस में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांचेस क्या होती हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग मिनरल्स, अब जैसे आप सभी जानते हैं भाई, आपका केमिकल हो गया, किसी जगह का अच्छा होता है, किसी जगह खराब होता है, आईआईटी बॉम्बे का बेस्ट होता है, एचबीटीआई का बेस्ट होता है, ये सब जगहों का बहुत अच्छा होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पीछे होता है। ट्रेंडिंग ब्रांचेस होती हैं, हर टाइम की एक अभी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अभी बहुत दौर से, बहुत टाइम से, लगातार तकरीबन 15 साल से जिन ब्रांचेस का टॉप ब्रांचेस के बारे में जिन्हें हम कहेंगे तो वो फिर होती हैं आपकी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल भी बहुत अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है। इन सब चीज़ों को आप एवरग्रीन कह सकते हो और टॉप ब्रांचेस के कैटेगरी में ला सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करती है, वो भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा अब आप समझिए जरा कि यहां पर वही सेफ स्कोर की बात हमने की, 160 पे जो एडवांस करना चाहिए आपको, 140 से 160 पर आपको ये करना चाहिए। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब सवाल उठता है कि अगर हम यहां पे सेकंड ग्रुप के एनआईटीज में भी नहीं जाना चाहते, अब लोग कहते हैं कि ठीक है सर एनआईटीज की तो बात हो गई, लेकिन एनआईटीज के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। हम बात करें, देखिए डीटीयू बहुत शानदार कॉलेज है, आप इसको बी क्लास एनआईटीज के ऊपर रखिए, ए क्लास एनआईटीज के करीब रखिए, क्योंकि ये कॉलेजेस सब बेहतरीन कॉलेजेस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र, ट्रिपल आईटी जबरदस्त कॉलेज, धीरूभाई अंबानी, निर्मा यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, एक और ट्रिपल आईटी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और इसी दौर को अपनाते हुए आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सब में जा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको वही फिर 99 परसेंटाइल को आप इस तरीके से ले लीजिए, तकरीबन आप 160 से 170 मार्क्स के तकरीबन है, बीच में हैं, तो आप यहां पर पहुंचेंगे और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी और अच्छी ब्रांचेस आप इसमें पा सकेंगे। ये सब देश के बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं। आप इसमें कहीं भी अपने आप को सेट करते हैं तो बिल्कुल माइंड को फ्री करिए, जितने भी मार्क्स आए हैं उन पर अपने आप को एनालाइज करिए, एनालाइज करके आगे बढ़िए। और जो भी लोग परेशान हो चुके हैं कि नहीं इसके भी नीचे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके बाद भी ऑप्शन बचते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर किसी का हाथ किसी के ऊपर रखा है, अगर वो हाथ हट जाता है वो जगह खाली हो जाती है, लेकिन वो जगह खाली नहीं रहती, उस जगह पे फिर ईयर आ जाती है। तो अगर आप परेशान हो चुके हैं, गिर चुके हैं, थक चुके हैं, तो डिप्रेशन में मत आइए और अपने आप की हिम्मत को फिर से जुटाइए, आगे बढ़िए। गिरते हैं मैदान में शाह सवारी ही जंग में, तो इस तरीके से अपने आप को उठाइए और फिर से शाह सवारों की तरह लड़िए। थैंक यू।